स्टॉक एक्सरे, इसमें हम आज बात करेंगे इन्फोसिस पर। देखिए आज का टॉप गेनर भी है। बायबैक की खबर से कुछ दिन पहले चला था, फिर जब बायबैक की रिकॉर्ड डेट आ गई तब से प्रॉफिट बुकिंग आई। अब ये काउंटर दोबारा से चलना क्यों शुरू हुआ है, उसका रीज़न है बायबैक कल से शुरू हो रहा है, वो रिकॉर्ड डेट थी। अब बायबैक 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक चलेगा और इस बीच में आप अपने शेयर टेंडर कर सकते हो। जिन जिन लोगों के पास 14 नवंबर से पहले इन्फोसिस के शेयर अपने अकाउंट में थे और 14 नवंबर की डेट को जिनके अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर थे वो अपने शेयर टेंडर कर दें जाकर ब्रोकर के थ्रू, और उनके शेयर बायबैक हो जाएंगे 1800 रुपये के भाव पर। अब किसको कितना रेशो मिलेगा उस पर भी बात करूंगा, लेकिन पूरा प्रोसेस समझा देता हूं पहले। देखिए होना क्या है कि 20 से 26 नवंबर के बीच में पहले बायबैक होगा, आप अपने शेयर टेंडर कीजिए। 1 दिसंबर तक रजिस्ट्रार जो होता है, कंपनी का एक रजिस्ट्रार होता है जो कि वेरीफाई करता है कि किसके शेयर को एक्सेप्ट करना है, किसके शेयर को नहीं करना है। और वो वेरिफिकेशन किस बेसिस पर होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि किसी ने 14 नवंबर के बाद तो बाय नहीं कर लिया और उसने भी टेंडर करने के लिए डाल दियो, तो ये सारे वेरिफिकेशंस होते हैं बहुत तरह के। तो वो वेरीफाई करेगा कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, और फिर वो पूरी जानकारी 2 दिसंबर को एक्सचेंजेस को दे देगा। 3 दिसंबर को सेटलमेंट होगा। 3 दिसंबर को सेटलमेंट में क्या होगा कि जो अनएक्सेप्टेड शेयर हैं उनको वापस किया जाएगा उनके ब्रोकर के थ्रू, उनके डीपी में पहुंचा दिया जाएगा और बायबैक राशि का भुगतान भी करना शुरू कर दिया जाएगा। जिन जिन लोगों के शेयर एक्सेप्ट हो गए बायबैक में उनको 1800 रुपये के भाव से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा 3 दिसंबर तक। फिर क्या होगा कंपनी के एंड पर, 12 दिसंबर को कंपनी जितने शेयर बायबैक हुए हैं, जो कि 10 करोड़ शेयर होंगे बायबैक के, वो 10 करोड़ शेयर अपनी इक्विटी से कम कर देगी। शेयर बायबैक का मतलब ही है कि वो कंपनी अपनी जो इक्विटी है उसको कम कर रही है। 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है 1800 रुपये पर शेयर के भाव से, तो करीब 10 करोड़ शेयर उनको खत्म करने होंगे अपने यहाँ से। अब वो 10 करोड़ शेयर चूंकि बायबैक कर लिया, खत्म कर दिए, तो उनकी जो प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय इक्विटी, तो उनकी ईपीएस जो होगी अब आने वाले समय में थोड़ी बढ़ जाएगी। ये हुआ बायबैक का काम। अब बायबैक रेशो पर आते हैं। बायबैक रेशो देखिए, हम आपको याद होगा कि जब हमने बायबैक पर बात की थी पिछली बार, तो हमने यही बताया था कि 35-36 शेयर का रेशो बन रहा है। अब जो रेशो आया, कुल रेशो एक शेयर का बायबैक पर जो रेशो आ रहा है 37.73 आ रहा है। लेकिन इसमें कंपनी ने एक बहुत अच्छी चीज कर दी जो कि रिटेल निवेशकों की बल्ले बल्ले कर गई है। वो ये है कि रिटेल कैटेगरी में 11 शेयर के धारक को 2 शेयर का बायबैक का मौका मिल गया। दैट मीन्स कि अगर किसी के पास 100 शेयर हैं, 110 शेयर हैं, तो उसके 20 शेयर बायबैक में टेंडर हो जाएंगे। जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें कि एफआईज, डीआईज आते हैं या अन्य कैटेगरी के जो शेयर धारक हैं, उनको उनके पास अगर 706 शेयर हैं तो उनको केवल 17 शेयर का बायबैक ही मिल पाएगा। तो इंस्टीट्यूशंस के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है जितनी कि एक रिटेल आदमी के लिए जिसके पास इन्फोसिस के शेयर थे। तो ये एक आज काउंटर के चलने की वजह शायद रिटेल निवेशक ज़्यादा खुश हैं और इस काउंटर पर एक अच्छी पोजीशन भी बनी है। हालांकि आईटी सेक्टर पर भी थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है आज, तो ओवरऑल आईटी भी चला हुआ है। अब देखिए इसमें कैच कहाँ पर है। कैच ये है कि अंत में आकर यही सोचता है इंसान की शेयर कहाँ जाकर रुकेगा। बायबैक के तो शेयर ठीक है, जो टेंडर हो जाएंगे वो हो जाएंगे। 11 में से 2 ही शेयर टेंडर होंगे, बाकी 9 का क्या करूं। तो 9 का टारगेट देख लीजिए जी। 51 में से 36 जो रिसर्च हाउसेस हैं वो इस पर काउंटर पर बाय रेटिंग देकर बैठे हैं और 13 हाउसेस की होल्ड रेटिंग है। 2 हाउसेस ही हैं जो इसको सेल रेटिंग दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ब्लूमबर्ग के हमने ये वो लिए हैं, ब्लूमबर्ग से डेटा लिया है। 51 में से आप समझो कि 49 जो हाउसेस हैं वो या तो बाय में या होल्ड में, केवल 2 हैं जो सेल में। तो औसत टारगेट क्या है इसका, 1707। तो अभी भी यहां से काफी ऊपर का टारगेट है। अब अच्छा खासा रनअप आज काउंटर पर देखने के लिए मिला है, 3.5% ऊपर है काउंटर। प्रदीप भाई, बायबैक से पहले अगर मुझे गलत ध्यान नहीं है तो आप ही से शायद बात हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, मुझसे भी बात हुआ था और मैंने बाई कॉल भी दिया था उस टाइम पे। और इनफैक्ट मैं आईटी में अभी बहुत बुलिश हूँ और स्पेशली इन्फोसिस को लेके तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। नंबर 1 लॉजिक इज आईटी तो परफॉर्म नहीं किए। अपने देखेंगे कि लास्ट अगर 2 क्वार्टर का रिजल्ट हम देखेंगे आईटी में तो वहाँ पे ऑलमोस्ट
न्यूट्रल था, लेकिन इस बार थोड़ा मिला जुला रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन्फोसिस स्पेशली आपको तो डेफिनेटली करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो अभी 1537 के आसपास। और मैं अभी वही स्टडी करके देख रहा था, इनफैक्ट इसके पहले भी जब इन्फोसिस में बाईबैक आया है, ओवरऑल जितना बार मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम टाइम इन्वेस्टर्स को मुनाफा ही हुआ है, लॉस तो नहीं हो रहा है। हिस्टोरिकल प्रूव है ये इन्फोसिस के साथ। सो कहीं ना कहीं अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और आज तो देखिए आईटी में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है और एक बाईबैक का न्यूज़, मुझे लगता है कि इसका करेंट जोन से भी बाय करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर्स। आपको डेफिनेटली व्यू भी थोड़ा मिड टर्म शॉर्ट टर्म भी अगर आप रखते हो तो इजीली आपको यहाँ का टारगेट आना चाहिए ऑलमोस्ट 1750। उसके बाद मुझे लगता है कि 1950 तक भी इसका टारगेट होना चाहिए। और अगर आप ओवरऑल आईटी इंडेक्स को भी देखेंगे, आप देखेंगे कि रिसेंटली आईटी इंडेक्स भी 32,500 31,000 के आसपास ऑलमोस्ट डबल बॉटम के आसपास मेंटेन किया, अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। आपको बेचना है टेक्निकली जब ये 45-46,000 के ऊपर आईटी निफ्टी आईटी आएंगे। तो एक तो हो गया ओवरऑल सेक्टर डाउन है, सेकंड बाईबैक का न्यूज़, थर्ड एक पर्टिकुलर कंपनी भी फंडामेंटल लेवल पे बढ़िया लग रहा है। और टेक्निकली अगर मैं सपोर्ट भी ढूंढूंगा तो मुझे जितना चार्ट रीड करने के बाद समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट 1429 उसके बाद 1450 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया। अभी जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में, अगर मैं नेक्स्ट 10 15 20 दिन का बात करूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, ओनली फॉर 15 ट्रेडिंग सेशन, मुझे लगता है कि 1640-45 के आसपास होना चाहिए 1645। करेंट जोन से भी 100 पॉइंट ऊपर जाने के लिए रेडी है तो बिल्कुल। और आज देखिए आज का डे हाई भी 1542 है, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ही चल रहा है 1537। तो करेंट जोन से भी आप बाय करने का सलाह रहेगा। इसमें एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस रहेगा आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 1490, तो 1485 में आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए और बहुत एग्रेसिवली स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है जी। वैसे तो प्रदीप भाई से अब सवाल पूछने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रदीप भाई ने टेक्निकल भी उतना ही बता दिया कि अब गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्रदीप भाई एक चीज़ है कि इन्फोसिस जब जब परेशान करता है शेयर धारक को, तब तब उसमें एक होप आती है और वो होप पूरा खींच कर ले जाती है इस काउंटर को। बायबैक ले लीजिए, बोनस ले लीजिए, कुछ ना कुछ कंपनी में या तो सेक्टर का आउटलुक चेंज हो जाता है। मतलब किस्मत अच्छी है या ये कहें कि काउंटर चलता ही अच्छा है। फंडामेंटली तो खैर ऑफ कोर्स इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये सभी काउंटर। आप आईटी में अगर मैं पूछता हूँ कि इन्फोसिस तो चलो बायबैक की खबर से चला और बहुत सारी खबरें इसके साथ हैं, लेकिन कोई और आईटी में शेयर जो आपको पसंद हो इसके अलावा? देखिए मुझे कोफोर्स अच्छा लगता है एंड 1836 के आसपास का प्राइस है एंड मुझे लगता है कि फ्रेश ये भी स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। इनफैक्ट आईटी तो अभी भी रैली नहीं आया, अगर रैली आ जाता है सबसे पहले कोफोर्स भागेगा। और TCS भी एज ए वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट तो प्राइस होना चाहिए इमीडिएट लेवल पे भी 3850 3900 होना चाहिए। तो TCS करेंट जोन से वैल्यूएबल स्टॉक है। ज़्यादा कंपेयर करेंगे, ज़्यादा कौन सा स्टॉक भागेगा, तो वो मुझे लगता है कि कोफोर्स का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल का ठीक ठाक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी 1835 के आसपास का प्राइस है। मेरे को लगता है कि एक डबल टॉप फॉर्मेशन जो है 1987 के आसपास, उसके ऊपर अगर एक बार क्लोजिंग मिलता है तो आपको 2350-2400 तक जाने का हाई पोटेंशियल है। तो TCS कोफोर्स दोनों काउंटर के साथ मैं जाना पसंद करूँगा। ठीक है प्रदीप भाई, तो यहाँ पर TCS, कोफोर्ज और इन्फोसिस ऑफ कोर्स, तो ये काउंटर आईटी में। और इन्फोसिस के बारे में प्रदीप जी ने बता ही दिया कि किस तरह से आपको इन्फोसिस को सोचना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, सब तरीके वो उन्होंने बता दिए। तो फिलहाल इस स्टॉक एक्सरे को भी यहाँ पर विराम देंगे और कार्यक्रम को भी, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो डिस्क्लेमर ले लेते हैं। प्रदीप जी फटाफट से डिस्क्लेमर। देखिए इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता एंड पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ऑब्वियसली सलाह लेके इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी 9 के सारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच।